हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं, जिसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए भाई, ये सेशन चालू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के बीच सेशन को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें और जो सेशन को पहली बार देख रहे हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, प्रश्न नंबर 1। मार्क्स के राजनीतिक कथन में विचारधारा अभिव्यंजक है। मार्क्स के राजनीतिक कथन में विचारधारा अभिव्यंजक है। न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांतों का या विचारों, विश्वासों, मूल्यों और आकांक्षाओं की किसी व्यवस्था का जो एक सामाजिक व्यवस्था की सूचना देते हैं, या सर्वहारा वर्ग के राजनीतिक आदर्शों का या मिथ्या चेतना का। प्रश्न नंबर 1। मार्क्स के राजनीतिक कथन में विचारधारा अभिव्यंजक है तो न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांतों का या विचारों, विश्वासों, मूल्यों और आकांक्षाओं की किसी व्यवस्था का जो एक सामाजिक व्यवस्था की सूचना देते हैं, या सर्वहारा वर्ग के राजनीतिक आदर्शों का या मिथ्या चेतना का। तो प्रश्न नंबर 1, मार्क्स के राजनीतिक कथन में विचारधारा अभिव्यंजक है मिथ्या चेतना का। भाई, प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2 देख लें भाई। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक आधुनिक उदारतावाद के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक आधुनिक उदारतावाद के बारे में सही नहीं? ऑप्शन देखें। यह स्वत्वात्मक व्यक्तिवाद के सिद्धांत पर आधारित है, या सकारात्मक स्वतंत्रता के विचार को स्वीकार करता है, या लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत में विश्वास करता है, यह वितरक न्याय के अभिमत का समर्थन करता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक आधुनिक उदारतावाद के बारे में सही नहीं? तो ये लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत में विश्वास करता है, यही सही नहीं है। तो प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? एक लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना में निहित है एक पूर्ण सत्तावादी समाज, या उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व, या व्यक्तिगत संपत्ति की समाप्ति, या एक ऐसी व्यवस्था जो सामाजिक सुरक्षा और जरूरतमंद तथा विपन्न लोगों को सहायता देने के लिए हस्तक्षेप के साथ साथ व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को मिलाती हो। तो चलिए भाई, बताने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर क्या सही होगा? तो प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो ऑप्शन डी सही है। एक ऐसी व्यवस्था जो सामाजिक सुरक्षा और जरूरतमंद तथा विपन्न लोगों को सहायता देने के लिए राज्य के हस्तक्षेप के साथ साथ व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को मिलाती हो। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, वितरक न्याय के लिए आधार है। वितरक न्याय के लिए आधार क्या है भाई? योग्यता और अर्हता, या अर्हता और आवश्यकता, या योग्यता और आवश्यकता, या योग्यता, अर्हता और आवश्यकता। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। वितरक न्याय के लिए आधार क्या है? तो वितरक न्याय के लिए आधार है योग्यता हो, अर्हता हो, आवश्यकता हो। तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से
कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? तो ये टी.एच. ग्रीन है, या ईसा बर्लिन है, या रूसो हैं, या मार्क्स हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? तो नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक हैं आइसा बर्लिन। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। एक सभ्य समुदाय के किसी सदस्य की इच्छा के विरुद्ध शक्ति का समुचित प्रयोग करने का केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि जिससे दूसरों को हानि ना पहुंचे। ऊपर विचार संबंधित है किससे भाई? प्रश्न नंबर 6, फिर से ये विचार सुन लीजिए। एक सभ्य समुदाय के किसी सदस्य की इच्छा के विरुद्ध शक्ति का समुचित प्रयोग करने का केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि जिससे दूसरों को हानि ना पहुंचे। तो ऐसा विचार जे.एस. मिल ने दिया है, या टी.एच. ग्रीन ने दिया है, या थॉमस पेन ने दिया है, या हेराल्ड जेलास्की ने दिया। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो ऐसा विचार देने वाले कौन थे? जे.एस. मिल महोदय, जे.एस. मिल। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, वारकर का न्याय संबंधी विचार संश्लेषण है। वारकर का न्याय संबंधी विचार संश्लेषण है स्वतंत्रता और समानता का, या स्वतंत्रता समानता और भातृत्व का, या समानता और भातृत्व का, या स्वतंत्रता और भातृत्व का। प्रश्न नंबर 7, वारकर का न्याय संबंधी विचार संश्लेषण है। तो भाई किसका संश्लेषण है? तो ये है स्वतंत्रता और समानता का। वारकर का न्याय संबंधी विचार संश्लेषण है स्वातंत्रता, स्वतंत्रता और समानता का। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8, बुद्धि खतरनाक है क्योंकि यह श्रद्धा की उपेक्षा करती है। विज्ञान विध्वंसक है क्योंकि यह हर विश्वास का हरण करता है। तर्क खराब है क्योंकि यह नैतिक विचार के विरुद्ध दूरदर्शिता की बात करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त विचार का समर्थन करता है भाई? प्रश्न को फिर समझ लें। बुद्धि खतरनाक है क्योंकि यह श्रद्धा की उपेक्षा करती है। विज्ञान विध्वंसक है क्योंकि यह हर विश्वास का हरण करता है। तर्क खराब है क्योंकि यह नैतिक विचार के विरुद्ध दूरदर्शिता की बात करता है। तो चलिए भाई, ये किसने कहा है? ये विचार व्यक्त करने वाले, इसका समर्थन करने वाले कौन से विचारक हैं? रूसो हैं, या हाब्स हैं, या लॉक हैं, या मॉन्टेस्क्यू हैं। प्रश्न नंबर 8, तो ऐसा विचार व्यक्त करने वाले हैं रूसो महोदय। रूसो महोदय ने ये विचार व्यक्त किए हैं। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 देख लें भाई। लॉक के अनुसार सभ्य समाज के रूप में संगठित होने और सरकार के अधीन अपने को बनाए रखने में मनुष्यों का बड़ा और प्रमुख लक्ष्य अपनी संपत्ति की सुरक्षा था। लॉक के अनुसार सभ्य समाज के रूप में संगठित होने और सरकार के अधीन अपने को बनाए रखने में मनुष्यों का बड़ा और प्रमुख लक्ष्य अपनी संपत्ति की सुरक्षा था। उपरोक्त कथन में संपत्ति शब्द इंगित करता है भाई, तो क्या इंगित करता है? जीवन निर्वाह के भौतिक साधनों को, या जीवन और स्वतंत्रता को, या जीवन स्वतंत्रता और राज को, या धन के असीमित संग्रह को। तो लॉक के अनुसार
सभ्य समाज के रूप में संगठित होने और सरकार के अधीन अपने को बनाए रखने में मनुष्यों का बड़ा और प्रमुख लक्ष्य अपनी संपत्ति की सुरक्षा था, और ये संपत्ति जीवन और स्वतंत्रता की है। जीवन और स्वतंत्रता की। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देख लें भाई। इसमें कूट वाला प्रश्न है। चलिए हम स्क्रीन पर छोटा करके प्रश्न और उसका कूट दोनों सामने ले आए हैं। अब देखिए प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजनीतिक शक्ति एक वर्ग की वह संगठित शक्ति है जो दूसरे वर्ग पर दमन के लिए है। या दूसरा ऑप्शन देखें, राज्य का अस्तित्व बने रहने से समाज में वर्ग विद्वेष बना रहना अपरिहार्य है। या 3 देखें, ऑप्शन 3, राज समाज पर बाहर से आरोपित शक्ति नहीं, वास्तव में समाज के विकास के विशेष चरण में उसका उत्पाद है। या ऑप्शन 4, राज नागरिक समाज से स्वतंत्र है। उपर्युक्त कथनों में कौन कौन से राज के मार्क्सवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो निम्नलिखित कथनों में मार्क्सवादी सिद्धांतों के बारे में किसमें कहा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन, राजनीतिक शक्ति पर एक वर्ग की वह संगठित शक्ति है जो दूसरे वर्ग पर दमन के लिए है। तो ये मार्क्स के संबंध में सही है। राज्य का अस्तित्व बने रहने से समाज में वर्ग विद्वेष बना रहना अपरिहार्य होगा। मार्क्स ने ऐसा विचार बताया। राज्य समाज पर बाहर से आरोपित शक्ति नहीं है, वास्तव में यह समाज के विकास में विशेष चरण में उसका उत्पाद है। ये भी मार्क्स से संबंधित है। ऑप्शन 4, राज्य नागरिक समाज से स्वतंत्र है। राज्य नागरिक समाज से स्वतंत्र नहीं है, ये गलत है। आप 1, 2, 3 जिसमें होगा वही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी देखिए, 1, 2, 3 है तो ऑप्शन बी, प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 भाई देख लें। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए हम इसको कोशिश करेंगे, पर स्क्रीन पे अब इससे छोटा नहीं हो पाएगा, तो हम मिलाने का प्रयास करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेना या आप लिख लेना, जो भी आपको सुविधा दिखे। तो एक तरफ चिंतक के नाम है, राजनीतिक चिंतकों के नाम और उनके विचार दिए गए हैं। इसमें आपको सम्मिलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही का उत्तर देना है। तो देखिए हम कोशिश करते हैं सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए। सूची 1 और सूची 2, देखिए भाई इससे ज़्यादा स्क्रीन पर ये छोटा नहीं हो पाएगा। तो अब चलिए अब मिलाने का प्रयास करते हैं। संपत्ति का स्वामित्व निजी होना चाहिए, किंतु उसका प्रयोग सामान्य हित के लिए होना चाहिए। फिर संपत्ति चोरी है। फिर जब एक मनुष्य प्रकृति की वस्तुओं में अपना श्रम मिश्रण कर देता है तो वह उसकी संपत्ति हो जाती है। डी, संपत्ति के स्वामी को चाहिए कि वह अपने को उसका अभिरक्षक समझे। और भी है क्या, इसमें देख लेते हैं। नहीं, और इसमें नहीं है, तो इसमें और ऑप्शन नहीं है। अब कूट है, तो अब ये मिलाना है आपको। तो चलिए भाई मिलाते हैं। मिलाने के बाद आप स्क्रीनशॉट लेना। तो चलिए भाई प्रश्न नंबर 11 को मिलाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 11 को मिलाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए भाई प्रश्न नंबर 11,
संपत्ति का स्वामित्व निजी होना चाहिए, किंतु उसका प्रयोग सामान्य हित के लिए होना चाहिए। ये किसने कहा है? संपत्ति का स्वामित्व निजी होना चाहिए किंतु उसका प्रयोग सामान्य हित के लिए होना चाहिए। तो ये कहने वाले थे अरस्तु महोदय। संपत्ति चोरी है, प्रूंधों ने कहा है। जब एक मनुष्य प्रकृति की वस्तुओं में अपना सर्व मिश्रण कर देता है तो उसकी संपत्ति हो जाती है, ये लॉक ने कहा है। संपत्ति के स्वामित्व को चाहिए कि वो अपने को उसका अभिरक्षक समझे, ये महात्मा गांधी ने कहा है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लें। संपत्ति का स्वामित्व निजी होना चाहिए किंतु उसका प्रयोग सामान्य हित के लिए होना चाहिए, ये विचार व्यक्त किया है अरस्तु ने। संपत्ति चोरी है, प्रूंधों ने कहा है। जब एक मनुष्य प्रकृति की वस्तुओं में अपना सर्व मिश्रण कर देता है तो वह उसकी संपत्ति हो जाती है, लॉक ने कहा है। संपत्ति के स्वामी को चाहिए कि वह अपने को उसका अभिरक्षक समझे, ये महात्मा गांधी ने कहा है। तो चलिए भाई, ये हम आपके सामने मिला दिए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें या बार बार सेशन को देख लेंगे और फिर आप उत्तर का निर्धारण कर लेना है। भाई स्क्रीन पर इससे छोटा नहीं आ पा रहा है तो ये मिलान कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगले प्रश्न पे आए। प्रश्न नंबर 12, ये भी कूट वाला प्रश्न है भाई। तो चलो ये देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसमें एक तरफ विद्वान के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ पुस्तक के नाम दिए गए हैं। एक तरफ विद्वान के नाम है और दूसरी तरफ पुस्तक के नाम हैं। तो बिलोबी हैं, लाक हैं, रूसो हैं, जेम्स प्रथम हैं। पुस्तक 2 ट्रीटाइजेज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, लॉ ऑफ द फ्री मोनार्कीज, द नेचर ऑफ स्टेट या द कॉन्ट्रैक्ट सोशल। तो चलिए भाई, अब इसको हम मिलाने का प्रयास करते हैं। तो मिलाने का प्रयास करते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। बिलोबी की पुस्तक है द नेचर ऑफ स्टेट। बिलोबी की पुस्तक द नेचर ऑफ स्टेट है। फिर लाक की पुस्तक है, लाक की पुस्तक 2 ट्रीटाइजेज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, लाक की पुस्तक है। फिर रूसो की पुस्तक का नाम द सोशल कॉन्ट्रैक्ट या द कॉन्ट्रैक्ट सोशल, एक ही बात है। फिर जेम्स प्रथम की पुस्तक क्या है? लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज, लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज। तो देखिए भाई, 1 में 3, ए में 3 इसमें है। चलिए ADOC में है, आगे बढ़ना पड़ेगा। लाक 1 है तो दोनों में 1 है, अभी भी उत्तर नहीं मिला। फिर C में 4 है तो C में 4 है भाई, ये C में 4 है, उत्तर मिल गया है। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13, लोक कल्याणकारी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य उन परिस्थितियों का निर्माण करना है जो सुनिश्चित करें। तो चलिए भाई बताने का प्रयास करें। लोक कल्याणकारी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य उन परिस्थितियों का निर्माण करना है जो सुनिश्चित करें निष्पक्ष निर्वाचन, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रश्न नंबर 13, लोक कल्याणकारी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य उन परिस्थितियों का निर्माण करना है जो सुनिश्चित करती हैं सामाजिक न्याय का। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14, सही अर्थों में अधिकार विधि के शिष्ट कहे जाते हैं, यह विचार किसका है? सही अर्थों में अधिकार विधि के शिष्ट कहे जाते हैं।
ये विचार टी.एच. ग्रीन का है या लास्की का है या डुगी का है या बेंथम का है? प्रश्न नंबर 14 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। सही अर्थों में अधिकार विधि के शिष्ट कहे जाते हैं, तो ये विचार बेंथम महोदय का है भाई, बेंथम महोदय। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा भाई। ये अधिक प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, कठिन प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, तो इसमें आपको कठिन प्रश्न से अवगत कराया जा रहा है, जिसको आप बार बार देखकर इसको सरल बनाने का प्रयास कर सकते हैं और आप प्रतियोगिता में सफलता पा सकते हैं। तो अभी ये अधिक प्रश्नों की श्रृंखला है, कठिन प्रश्नों की श्रृंखला है। आप लोगों का कमेंट था सेशन छोटे कर दीजिए, तो छोटे सेशन हो रहे हैं पर कठिन प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। इसको बार बार देखने का प्रयास करें और सरल बनाएं। तो चलिए प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। नाम मात्रेय या नामधारी राज्याध्यक्ष की उपस्थिति, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही, शक्तियों का पृथक्करण। इनमें से कौन कौन से संसदीय सरकार के लक्षण हैं, ये आपको बताना है भाई। तो ये कूट की सहायता से आपको इसका उत्तर देना है। तो कूट की सहायता से उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो एक संसदीय सरकार के बारे में, तो नाम मात्रेय या नामधारी राज्याध्यक्ष की उपस्थिति संसदीय व्यवस्था में ये पाई जाती है वही व्यवस्था। मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व भी संसदीय व्यवस्था में रहता है। विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही भी ये संसदीय सरकार में रहता है। शक्तियों का पृथक्करण ये अध्यक्षात्मक सरकार में रहता है भाई, अध्यक्षात्मक सरकार में शक्तियों का पृथक्करण रहता है। तो 1 2 3 सही है। 1 2 3 किस में है? 1 2 3 ऑप्शन डी में है। देखिए 1 2 3 ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 16, संघीय व्यवस्था में संघ का विघटन हो सकता है, राज्य संघ से पृथक हो सकते हैं, संघ अनश्वर है, संघ और राज्य अनश्वर हैं। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। संघीय व्यवस्था में संघ का विघटन हो सकता है, राज्य संघ से पृथक हो सकते हैं, संघ अनश्वर है या संघ और राज्य अनश्वर हैं। तो संघीय व्यवस्था में संघ और राज्य दोनों अनश्वर हैं भाई। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।